ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर 2 मोल कंसेप्ट का। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी चीज़ें डिस्कस की थी और उस इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस किया था मैं एक बार बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया था एटम को लेकर सबसे पहले कुछ नॉलेजेबल बातें। एटम न्यूट्रल, चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर उनकी दो प्रॉपर्टीज़, चार्ज और मास, और कैसे हम एटॉमिक नंबर को रिलेट कर पाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और कैसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट किया गया। ये सारी बातें हमने की थी। अब जो लेक्चर 2 है उसमें एटम को फर्दर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, एटम की अब कुछ और बातों पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो सुनिएगा, शुरू करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस की हमें बात करनी है। किसके मास की? एटम के मास की। ठीक है, ध्यान से सुनना और चीज़ों को समझना क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास 2 से 3 टाइप के मास हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। जो सेकंड टाइप का मास है हमारे सामने वो है एटॉमिक मास। सर ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, अभी इस पर आने वाला हूँ। और जो थर्ड टाइप का मास है हमारे सामने, 4 कैटेगरी हम इसको रखेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, थर्ड टाइप का मास है मोलिकुलर मास, और फोर्थ टाइप का मास है मोलर मास। ठीक है, मैंने आपके सामने 4 कैटेगरीज को फिगर आउट कर दिया है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4। सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास को लेकर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, सुनना ध्यान से प्लीज। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स। एक एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, सर कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एटम का मास ग्राम में? अब आप कुछ ऐसा तो करोगे नहीं कि एक एटम को तराजू पे रखोगे और वहाँ से आपको तराजू की रीडिंग दिखेगी और आप कह दोगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रिसाइज तो हमारा तराजू होता नहीं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सुनना ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक एटम है, नाइट्रोजन एटम है मेरे पास। ठीक है, अब जो एक नाइट्रोजन एटम है मुझे पता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें 7 प्रोटॉन है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। और उसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो उसमें 7 न्यूट्रॉन है। एक बात जो हमने 9th और 10th में स्टडी की थी वो क्या थी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, एक लाइन आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है। 99% से भी ज़्यादा स्पेस एम्प्टी होता है एटम में। ठीक है, जो थोड़ा बहुत स्पेस बच गया उसमें कौन है? उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स एटम का जो भी मास होगा वो इन्हीं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की वजह से होगा। यस और नो? तो अगर एटम का मास इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से है तो क्यों ना इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास निकाल दो और उसको ऐड कर दो। हाँ या ना बोलो? तो अगर हमें एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। NE बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ME बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इन सभी को सोल्व करके ऐड कर देंगे और ऐड करके जो एक वैल्यू आएगी उसको हम लोग एब्सोल्यूट एटॉमिक मास बोल देंगे। ठीक है, अब मुझे नाइट्रोजन एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है ये तो पता ही है।
और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था। तो हम सिंपली बस हमें मैथमेटिकली सोल्व करना है। तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। मेरा इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में कितना होगा, तो वो इतना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ऐसे ही प्रोटॉन कितने हैं, 7 प्रोटॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन का मास कितना होगा, तो वो था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो वो भी 7 ही हैं, इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये बात हमें पता है कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। कितना डिफरेंस होता है, प्रोटॉन में लेते हैं 1.66, न्यूट्रॉन में लेते हैं 1.67। तो राउंड ऑफ करके हमने न्यूट्रॉन को भी 1.66 ही लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं सोल्व करूँगा तो मैं क्लियरली चेक कर सकता हूँ, यहाँ से सुनना, मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत 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 कम है, किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। यस और नो, आप देख पा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन की जो मास है उसमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है 10⁻⁻28 और प्रोटॉन के मास में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है 10⁻⁻24। ध्यान से देखोगे तो ये कह सकता हूं कि 1/10,000 टाइम्स छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। 1/10,000, या हम इसको 1/10,000 ना लिखकर डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि जो प्रोटॉन का मास है वो 10,000 गुना बड़ा है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 10,000 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। 10,000 बड़ा नंबर होता है, और बड़ा नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन जिसका मास बहुत कम हो गया है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है इसको हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं? यस और नो प्लीज़। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो क्या मैं बोल दूं कि जो मेरा एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है वो क्या बच जाएगा, 7 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 7 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। हाँ है ना, ये हो गया प्रोटॉन्स के लिए और ये हो गया न्यूट्रॉन्स के लिए, ठीक है। इसको मैं जब ऐड करूँगा तो क्या मैं क्लियरली कॉमन ले लूँ, किसको कॉमन लूँ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को। जब मैं इसको कॉमन लूँगा तो क्या मैं बोल दूँ यहाँ पे 7 + 7 आ जाएगा, और क्या मैं बोल दूँ ये कितना आएगा मास, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यस और नो, तो ये जो वैल्यू आ गई ना, ये जो वैल्यू आ गई यही वैल्यू है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एक एटम का मास हमने ग्राम में निकाल दिया है। क्या आपको पानी की तरह चमक गया है ये किसका एब्सोल्यूट एटॉमिक मास आया है? तो ये एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास है किसका, नाइट्रोजन का मास है ये, नाइट्रोजन का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से सुनना। ये जो मास आया है इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। क्यों आएगा गुस्सा? गुस्सा मुझे इसलिए आएगा कि सर इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सोल्व कैसे करें, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना कैलकुलेशन। यस और नो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। सर अच्छी बात है आपने मास ग्राम में निकाल दिया है, लेकिन ये मास की जो कैलकुलेशन है ना हमें पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सर कैलकुलेशन करना बड़ा लेंदी, बड़ा बोरिंग टास्क है। आइए इस बोर्डम से आपको मुक्ति दे देता हूँ मैं। मुक्ति बोले तो लिबरेशन, आज़ादी। कैसे मुक्ति दी जाएगी? मुक्ति दी जाएगी नई टर्म को इंट्रोड्यूस करके, और वो नई टर्म क्या है? वो नई टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ एन एटम इन एएमयू। एक एटम का मास एएमयू में हमारा एटॉमिक मास होता है। एक एटम का मास एएमयू में एटॉमिक मास होता है। सर ये एएमयू क्या है? तो एएमयू यूनिट है जिसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एएमयू सर कहाँ से आया, कैसे आया? ठीक है, इसको जरा सुनना और समझना, ठीक है। 1 AMU को कैसे डिफाइन किया गया? 1 AMU क्या था हमारा? 1 AMU वाज द 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, जो हमारा C12 आइसोटोप है उसका जो मास है उसका 1/12 आप करेंगे तो वहाँ से आपको 1 AMU मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मैं वर्ड्स में डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको इतना मैच्योर और समझदार एज्यूम कर रहा हूँ कि आप डायरेक्टली मैथमेटिकल बात को सीख जाएंगे। अगर आपको एकदम वर्ड्स में ही चीज़ों को समझना है तो मैं आपसे एक PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसके अंदर से आप देख लेना, ठीक है। 1 AMU में क्या आएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप। सर C12 ही क्यों लिया गया? C12 को एज ए रेफरेंस लिया गया। सच बात तो ये है कि ना पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया गया था बट बाद में C12 को लिया गया था कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। हमको उतनी गहराई में नहीं जाना है, ठीक है, उतनी गहराई आपके लिए सिलेबस कॉन्टेक्स्ट में भी ठीक नहीं है। तो सुनिएगा यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर मैं 1 AMU को सोल्व करूँ तो क्या मैं बोल दूँ 1 AMU में क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 आइसोटोप क्या होगा? ठीक है, अभी तक मैंने एक ही टाइप का मास बताया आपको, वो क्या है? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। क्योंकि मैंने एक ही मास बताया है तो यहाँ पर आप उसी की बात करोगे, क्योंकि सर हमने अभी कोई दूसरा मास पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर मास ऑफ C12 अगर हम निकालें तो क्या मैं बोल दूँ वो 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 आ जाएगा? यस और नो? सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया ये? प्लीज़ हमें इलेबोरेट करके बताओ। अरे मूर्खो एक बात बताओ, ये कार्बन का C12 आइसोटोप है, ये कार्बन का C12 आइसोटोप है तो इसका निकाल ले मास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने प्रोटॉन है? 6 मास ऑफ प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है? 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ ना कि जब भी तुम किसी एटम का मास निकालोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही नेग्लेक्ट होंगे। नाइट्रोजन में भी हुए, कार्बन में भी होंगे, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी बदलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमेशा ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम रहेगा, और कम रहेगा तो ये हमेशा नेग्लेक्ट करोगे आप लोग, और हमेशा नेग्लेक्ट करोगे तो एक काम करो ना, हमेशा ही डायरेक्टली इसको 12 × मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो, और 12 × मास ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा? 12 × 1.66 × 10⁻⁻24। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। कोई कारण होगा ना, ये जो हमारा यहाँ पे जिसको आप ए लिखते हो एटम की रिप्रेजेंटेशन में, इसको मास नंबर क्यों कहा जाता है? आपको समझ में आई क्या बात? क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं वही तो मास में कंट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करता। तभी तो मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को तो तू हमेशा ही नेग्लेक्ट कर रहा है। यस और नो? ठीक है, इस बात को प्लीज़ रट्टा मत मारना। मैंने देखा है बच्चों को रट्टा मारते हैं, मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे मूर्ख, एक बार समझना, वो मास नंबर को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्यों लिया गया है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे मास में, रट्टा मारने में लगे पड़े हैं। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। किसने कहा तेरे को रट्टा मारने के लिए? रट्टा नहीं मारना, ठीक है। एनीवेज, मुद्दे पर आते हैं। तो ये मास कैसे आया, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसमें अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 1 AMU इज इक्वल टू 12 से 12 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम।
ये बात आपको समझ में आ गई? यस और नो? इसका मतलब अगर हमने जब नाइट्रोजन का मास निकाला था तो कितना आया था? ये आया था 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आपने कहा था कि ना हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी, मत कर, सीधा 14 AMU लिख दे। अब खुश है? बोल, क्या तेरे को खुशी मिली? अब क्या खुशी मिली? ठीक है, ऐसे ही कार्बन के मास की बात की जाए, सीधा लिख दो 12 AMU। 12 AMU। कोई पूछे बता कैल्शियम का कितना मास होगा, सीधा बोल देना 40 AMU। तो ये जो तुम AMU में मास लिख रहे हो ना, ये कौन सा मास है? ये है बेटा जी एटॉमिक मास। ये है एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इन AMU। जब बात की जाए एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की, वो है एक एटम का मास ग्राम में, और बात की जाए सिर्फ एटॉमिक मास की, वो है एक एटम का मास AMU में। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैं आगे चलूं? बोलो। उम्मीद करता हूं आनंद की अनुभूति हुई होगी, जॉय का एक्सपीरियंस हुआ होगा। जॉय बोले तो आनंद, अनुभूति बोले तो एक्सपीरियंस। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। तो हमने दो टाइप के मास देख लिए हैं। कौन से दो? मैं एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, हमने देख लिया है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या है, हमने एटॉमिक मास भी देख लिया है। अब आते हैं मोलिकुलर मास पे। मोलिकुलर मास पे, ठीक है, सुनना ध्यान से। ठीक है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कोई नई बात नहीं है। ये क्या है? मास ऑफ ए मोलिक्यूल इन AMU। ओ माय गॉड, अरे वही बात है, वो स्टार प्लस पे आता ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, वही बात है। बस मोलिक्यूल के केस में उसको मोलिकुलर मास बोल देंगे। गंगाधर ही शक्तिमान है, एटॉमिक मास ही मोलिकुलर मास है। बस एटॉमिक मास एटम के लिए डिफाइन करते हैं, मोलिकुलर मास मोलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहना चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि CO2 का जब मास निकालोगे ना, और जब वो आएगा 44 AMU, 44 AMU, तो बेटा ये मोलिकुलर मास है, तुम इसको एटॉमिक मास नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तो तुम्हें यही नहीं पता होगा ये 44 AMU आया कैसे। रुको 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 रुको, गलती हो गई, गलती हो गई। कुछ पैदल हैं जो दिमाग से उनको शायद नहीं आया होगा समझ। देखो, मैं एक बार वापस आता हूँ एटॉमिक मास पे। ठीक है, सुनना। मेरे पास था कैल्शियम। जब मैंने कैल्शियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकाला तो वो क्या था? 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो बस करना क्या है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, AMU लगाओ, इसको हटाओ और AMU लगाओ, बात खत्म। AMU लगाओ। और ये क्या है? ये क्या है? ये तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब जब एटॉमिक मास की बात की जाएगी तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो और AMU लगा दो, इसको ऐड कर दो और AMU लगा दो, AMU लगाओ, बात खत्म, सिंपल सी। तो ऐसे ही CO2 के केस में जब हम बात करेंगे मोलिकुलर मास की, CO2 के केस में बात करेंगे मोलिकुलर मास की, तो क्या कहेंगे? ऐड कर दो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। कार्बन के केस में है 12, ऑक्सीजन के केस में है 16 प्लस 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। ऐड कर दिया, ऐड करके AMU लगा दो, क्या आ जाएगा? ये 44 AMU। 44 AMU, ये क्या है? ये मोलिकुलर मास है, ये मोलिकुलर मास है। ठीक है, एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास में बस डेफिनेशन का ही डिफरेंस है, मैथमेटिकली दोनों सेम है। क्या डिफरेंस है डेफिनेशन का? एटॉमिक मास को एटम के लिए निकालते हो, मोलिकुलर मास को मोलिक्यूल के लिए निकालते हो। ठीक है, यस और नो? तो कंक्लूजन की अगर बात करें थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। दो कंक्लूजन आए। पहला कंक्लूजन, AMU और ग्राम में रिश्ता। AMU और ग्राम में क्या रिश्ता है? वो रिश्ता हमने स्थापित किया, वो रिश्ता हमने स्थापित किया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये लो, ये लो, हरे रंग से, हरे रंग से लो।
ग्रीन कलर ये लो, ठीक है। आगे चले तो है, ये है पहला कंक्लूजन। अब हम आगे चलते हैं। हमने एब्सोल्यूट एटॉमिक मास पढ़ लिया, एटॉमिक मास पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर मास पढ़ लिया। आगे चलते हैं। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस मिले, नेक्स्ट क्लास से ये डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा अभी मैंने माइक वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, प्लीज़ इसको अवॉइड करना थोड़ा सा, ठीक है। तो जब मैं आगे चलूँगा, आगे क्या चीज़ आएगी सुनना ध्यान से। अब आता है मोलर मास। मोलर मास सुनना ध्यान से, मोलर मास में क्या कहानी होगी। मोलर मास को सीखने से पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मोल से। मोलर मास की बात तभी तो करोगे जब तुम्हें मोल पता है, ठीक है। मोल क्या होता है, जैसे 1 डजन हमारा इक्वल टू 12 होता है, 1 डजन हमारा 12 होता है, ऐसे ही 1 मोल क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा होता है। सर ये कैसे आया सर ऐसे रट्टा मत मरवाओ, कैसे आया ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो 1 मोल को कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनना। 1 मोल इज इक्वल टू एज नंबर ऑफ एटम्स एज वी हैव इन, ठीक है। रिपीट करता हूँ, 1 मोल इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एंटिटीज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने कार्बन एटम है उसको हम 1 मोल बोलते हैं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ C12 के अंदर कितने एटम्स हैं, वो जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी उस मैथमेटिकल वैल्यू को 1 मोल के इक्विवेलेंट माना गया, ठीक है। सर हम कैसे निकालें कितने एटम होंगे 12 ग्राम C12 में, ठीक है, कितने एटम होंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो 12 ग्राम ऑफ C12, ठीक है, अगर 12 ग्राम ऑफ C12 की बात की जाएगी तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक कार्बन एटम का मास निकालते हैं। एक कार्बन एटम का मास कितना आता है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ग्राम्स में कितना होगा, ठीक है, वो होगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास है ग्राम में। सर आपने ग्राम में क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे 12 ग्राम हमने डाटा लिया है तो ग्राम में लेकर चलेंगे, ठीक है। एक कार्बन एटम का मास है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। एक कार्बन एटम का इतना मास है तो 12 ग्राम में कितने एटम होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कहता हूँ एक पेंसिल 10 रुपये की है, सुनना ध्यान से, एक पेंसिल 10 रुपये की है तो 100 रुपये में कितनी पेंसिल आएगी, ठीक है। एक पेंसिल 10 रुपये की, एक पेंसिल 10 रुपये की तो 100 रुपये में कितनी पेंसिल, 100 रुपये में कितनी पेंसिल। आप क्या करते हैं, आप तुरंत अपनी कक्षा 6 का मैथमेटिक्स यूज़ करते हो। क्या करते हो, सर एक पेंसिल 10 रुपये की तो 100 रुपये में कितनी पेंसिल, सर 100 को डिवाइड कर दो 10 से, आ गई 10 पेंसिल। यही करते हो ना, यही करते हो ना, यही करते हो ना। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। एक टॉफ़ी 2 रुपये की, एक टॉफ़ी 2 रुपये की, 36 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 36 रुपये में कितनी टॉफ़ी। तुम तुरंत क्या करते हो, तुम तुरंत बोलते हो 1 रुपये की 2 टॉफ़ी तो 36 को तू 2 से डिवाइड कर दे, 18 टॉफ़ी आ जाएंगी। यही करते हो ना। एक टॉफ़ी 2 रुपये की, 36 रुपये में कितनी टॉफ़ी। जिसको ये 2 एग्जाम्पल समझ ना आए, लास्ट टाइम एक और एग्जाम्पल लो, ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल से।
इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक टॉफ़ी 2 रुपये की है, 2 रुपये की है, तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी होगी? 1/2 टॉफ़ी, ठीक है। 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी होगी? 1/2 टॉफ़ी। और 36 रुपये की कितनी टॉफ़ी होगी? तो 36 इंटू 1/2 टॉफ़ी। यही तो करोगे तो कितना आएगा यहाँ से कितना आएगा? 18 टॉफ़ी। अब समझ में आ गया 18 टॉफ़ी कैसे आई? ये लो, इस एग्जाम्पल को भी देख लो, पेंसिल वाले को, पेंसिल वाले के एग्जाम्पल को भी देख लो। एक पेंसिल 10 रुपये की, एक पेंसिल 10 रुपये की, तो 1 रुपये की कितनी पेंसिल? 1/10 पेंसिल। 100 रुपये की कितनी पेंसिल? तो 1/10 इंटू 100 पेंसिल। कितनी पेंसिल आ गई यहाँ से? 10 पेंसिल। खुश? यस और नो? अब समझ में आ गया 10 पेंसिल कैसे आई, समझ में आ गया 18 टॉफ़ी कैसे आई। अरे यही तो करना है, आओ आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ। एक कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास कितना हुआ? तो वो हुआ 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक कार्बन में इतना ग्राम, तो 1 ग्राम में कितने कार्बन? 1 ग्राम में इतने कार्बन, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत? वही एग्जाम्पल टॉफी वाला, 1 ग्राम में इतने कार्बन एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं, ठीक है। तो 12 ग्राम में कितने कार्बन? 12 ग्राम में कितने कार्बन? बता दे, इसमें कुछ दिक्कत थी क्या? इसमें कुछ दिक्कत थी क्या? फालतू में कंफ्यूज कर लेते हो मोल कंसेप्ट को। भाई मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री नहीं है, मोल कंसेप्ट मैथ्स है। केमिस्ट्री टीचर की मजबूरी है, उसको मैथ्स पढ़ानी पड़ती है तुमको केमिस्ट्री की भाषा में, ठीक है। 12 से 12 काट दे। इसको जब सोल्व करोगे ना, इसको जब सोल्व करोगे घर बैठ के कैलकुलेटर से करते रहना, ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके गाइज, ओके बोलो, बोलो बात समझ में आ गई? तो वन मोल कैसे आया? 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस और नो? हमने क्या कहा था? हमने कहा था कहाँ गया? हाँ, 1 मोल इज इक्वल टू एज नंबर ऑफ एंटिटीज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब 12 ग्राम C12 में जितने एटम होंगे ना, वो वैल्यू 1 मोल के बराबर होगी। एक कार्बन इतने ग्राम का, एक कार्बन इतने ग्राम का, 1 ग्राम में इतने कार्बन, 12 ग्राम में इतने कार्बन, ये आगे तुम्हारे पास इतने एटम्स। तो 1 मोल आ गया इतना, ठीक है। 1 मोल इतना आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है ना, एवोगैड्रो नंबर, वो क्या होता है? वो भी यही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सुनो, किसी को मत बताना। 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 है और एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। सुनो, ये दोनों अलग बातें हैं, ध्यान रखना। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, 1 मोल इतना है, एवोगैड्रो नंबर इतना है, लेकिन एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर है, ये एक इत्तिफाक भर है, ध्यान रखना। 1 मोल और एवोगैड्रो नंबर दो अलग अलग बातें हैं, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ठीक है, बोलो, बात समझ में आई? बात अंदर गई थोड़ा सा? बात अंदर गई थोड़ा सा? आगे चलें? सर अलग कैसे हैं, एक बार ये तो बता दो सर, कैसे हैं अलग? सुनो, एक असर्शन और रीजन का ना, असर्शन रीजन का बड़ा फेमस सवाल है, बड़ा फेमस सवाल। और उस सवाल में ना एक बार